हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में और उनके उपयोगों के बारे में। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर कहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, इनको विस्तार से समझाइए। या पूछ लेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, इनको या इनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। हो सकता है ये पूछ ले कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, या वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। मैंने इतने क्वेश्चन आपको बताए हैं और एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे बता देते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं। फिर उसके बाद हम आपको एक एक किरणों के बारे में बताएंगे और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं। तो देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे सिंपल सा रूल है, सिंपल सी डिफिनेशन है कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। सीधी सी मैंने क्या बोला, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, है ना। अब ये आप देख सकते हैं। और जैसे अब एग्जाम्पल, जैसे प्रकाश की तरंगे हो गई या गामा तरंगे हो गई, है ना। तो ये सब तरंगे जो आपके प्रकार की हैं, ये सब क्या है, ये सब वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे होती तो यांत्रिक तरंगे भी हैं। तो यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको चलने के लिए या फिर जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। उसमें दो तरंगे, एक अनुप्रस्थ, दूसरी अनुदैर्ध्य, है ना। तो अनुदैर्ध्य में कौन कौन सी आएंगी? अनुदैर्ध्य में जैसे आपकी ध्वनि हो गई। ध्वनि क्या होती है भाई, समानांतर चलती है ना, वैसे रुक रुक कर कंपन करते हुए, वाइब्रेट करते हुए चलती हैं, तो वो अनुप्रस्थ होती है। जैसे एग्जांपल में ध्वनि ले लीजिए, तो ध्वनि आपकी ऐसे से चलती है, रुक रुक कर, है ना। जैसे आपने ये मान लीजिए ऐसे चलती है, या तो ऐसे चलिए, फिर ऐसे चलती है, ये ऐसे। तो ये आपकी कौन सी तरंगे, ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे जो आपकी सीधी रेखा में चलती हैं, ऐसे, है ना। ये आपकी जैसे आपने किसी तालाब में आपने ईंटा फेंका, थोड़ा सा ढेरा फेंका, तो वहां पर जो पानी के कारण जिसमें लहरें उत्पन्न होती हैं, तो लहरें ऐसे ही चलती हैं। तो जो ऐसे चलती है वो आपकी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा ना। तो अनुप्रस्थ में कौन सा आएगा? प्रकाश आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अब हम चलते हैं। देखिए, तो मैंने वैद्युत चुंबकीय तरंग की डिफिनेशन क्या बताई? वे तरंगे जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं कि तरंगदैर्घ्य के उपयोग देख लेते हैं और तरंगदैर्घ्य की डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, लिखा है पहला गामा किरणें, है ना। तो गामा किरणों में देखिए क्या लिखा मैंने, इनकी आवृत्ति 3 × 10 की पावर 22 से 3 × 10 की पावर 18 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 1 × 10 की पावर -14 से 1 × 10 की पावर -10 मीटर होती है। ये आपको आवृत्ति ध्यान रखना है। फिर देखिए तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, उसका मैंने क्या लिखा, तथा, हाँ, ये आपकी तरंगदैर्घ्य हो गया ना, यहाँ से होती है भाई। आवृत्ति यहाँ से यहाँ होती है और जो तरंगदैर्घ्य वो यहाँ से यहाँ हो जाएगी। और सबसे पहले आपको याद रखना कि गामा किरणों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है, इनका उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना में और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। आपसे एग्जाम में सीधे ऑप्शन में आएगा कि किन किरणों का प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो आपको याद रखना है गामा किरणों का, है ना। तो गामा किरणों का हम प्रयोग किस में करेंगे? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा गामा किरणों का उपयोग। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर क्या है, एक्स किरणों का उपयोग। देखिए एक्स किरणें मतलब एक्सरे। अब एक्सरे क्या होता है भाई? एक्सरे तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देख लेते हैं पहले, इनकी आवृत्ति 3 × 10 की पावर 19 से 1 × 10 की पावर 16 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य
तरंग दैर्ध्य कितनी लेते हैं, 1 गुणे, देखिए तरंग दैर्ध्य हमेशा पावर माइनस में होती है और जो आपके जो आवृत्ति है वो प्लस में होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तरंग दैर्ध्य 1 गुणे 10 की पावर -11 से 3 गुणे 10 की पावर -8 मीटर होती है और इनका उपयोग रोगों के निदान में किया जाता है। मतलब इनका उपयोग रोगों को पता लगाने में करते हैं। भाई एक्सरे है तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास, कोई पेशेंट है सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, अगर उसको नहीं समझ में आता तो वो सीधे यही तो आपको सलाह देगा कि आप जाइए अपना एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे कराने से तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके पास मतलब आपको कौन सी बीमारी है। तो एक्सरे का प्रयोग कहाँ करते हैं, रोगों को पता लगाने में, रोगों के निदान में किया जाता है। निदान में होता है पता करना, है ना, तो रोगों को पता करने में एक्सरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे देखिए क्या है, पराबैंगनी किरणें, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनकी आवृत्ति 3 गुणे 10 की पावर 16 से 8 गुणे 10 की पावर 14 या 14, है ना, हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, देखिए 1 गुणे 10 की पावर -8 से 4 गुणे 10 की पावर -7 मीटर होती है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग देखिए कहाँ करेंगे, नकली दस्तावेजों को पता करने, देखिए तथा इनका, ये तथा लिखा है, ठीक है, तथा है, तथा इनका उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में किया जाता है ना। तो ये आपकी हो गई 3 किरणें, पहली कौन हो गई, गामा रे, दूसरी होगी एक्स रे, तीसरी होगी अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। ये आपकी तीनों, अभी हम आपको सीक्वेंस भी बताएंगे, इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको सातों में सात होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, इनको कैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम कैसे होता है, घटता क्रम कैसे हो जाएगा, सब हम आपको बताएंगे। बस उसके लिए आपको हमारी इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखनी होगी और अच्छे से आपका, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से किरणें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी तीनों किरणें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी किरण का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको उपयोग जरूर याद रखना, ठीक है। गामा किरण का उपयोग कैंसर के उपचार में, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, एक्सरे का उपयोग रोगों का निदान करने में, पराबैंगनी किरणों का उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नकली दस्तावेज जैसे क्या हो गया, आप मान लीजिए कहीं आपने या किसी ने कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और वहां पर आप नकली दस्तावेज लेके चले गए, तो वहां पर पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे आपके दस्तावेजों को पूरी तरह वेरीफाई किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप ही के हैं या नहीं हैं, ये नकली हैं, है ना, जाली हैं, इसी से पता लगाया जाता है। ये सब साइबर क्राइम में अक्सर उपयोग किया जाता है, इस किरणों का उपयोग, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों किरणें समझ में आई होंगी। तो आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगली किरणें बता देते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दृश्य किरणें क्या होती है ना। दृश्य किरणें मतलब विजिबल रेज, है ना। तो देखिए क्या होती है, तो इनकी आवृत्ति 8 गुणे 10 की पावर 14 से 4 गुणे 10 की पावर 14, है ना। ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 14 से 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 4 गुणे या 4 इंटू 10 की पावर -7 से 7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर होती है। मैंने आपको फिर बता दिया है कि आपको उपयोग जरूर याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इनका उपयोग अणुओं की संरचना में, फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाने में किया जाता है ना। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए क्या 5 नंबर, अवरक्त विकिरण क्या होती है। अवरक्त विकिरण मतलब इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड रेज। तो देखिए क्या होगा, इनकी आवृत्ति 4 इंटू 10 की पावर 14 से 6 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 7 इंटू 10 की पावर -7 से 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होती है। फिर क्या है, अब इनका उपयोग देख लीजिए। इनका उपयोग पौध घरों में पौधों को गर्म रखने पर, पौध घरों मतलब नर्सरी, जहां पर छोटे छोटे पौधे बिकते हैं, है ना, वो पौध घरे होते हैं, तो वहां पर पौधों को क्या होता है, गर्म रखने में अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। अगर ये भाई इनको वहां पर मॉइस्चर मिलेगा तो ये पौधे सूख जाएंगे, है ना, इस वजह से वहां पर इनको गर्म वातावरण में रखा जाता है। फिर क्या है, युद्ध के समय दिन के कोहरे व धुंध के पार देखने में किया जाता है। आपने पहले देखा होगा या आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा, जो पहले की मूवियां हैं काफी पुरानी 80s 90s की, तो उसमें
एक यंत्र होता था जिससे दिन के समय उसको, मतलब आज तो आप जो है गैलीलियो के द्वारा बनाया गया दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, पहले उसी तरह का यंत्र होता था। तो उसकी सहायता से हम जब दिन में कोहरा पड़ता था तो कोहरे को पार देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते थे उसमें अवरक्त विकिरण होती थी, है ना। तो यह हो जाएगा, वही लिखा है कि युद्ध के समय दिन के कोहरे व धुंध को पार देखने में किया जाता है। फिर क्या है, माइक्रोवेव रेस क्या होती है। देखिए माइक्रोवेव का नाम है माइक्रोवेव, आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में या कहीं भी देखिए साइंटिस्ट लोग अक्सर करके इसी का इस्तेमाल करते हैं ना। तो देखिए लिखा है, इनकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 मीटर होती है। इनका उपयोग विमान संचालन तथा रडार प्रणाली में किया जाता है। अब ये रडार प्रणाली क्या है, विमान संचालन मतलब विमान जब आप जहाज चलते हैं, हवाई जहाज, तो उसमें रडार प्रणाली में किया जाता है। रडार मतलब जैसे हम लोगों के लिए रूट बना होता है, वैसे जो हवाई जहाज आसमान में चलते हैं वैसे उनके लिए भी रूट बना होता है कि क्या सामने से कोई प्लेन तो नहीं आ रहा है। तो इन चीजों में माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसी तरह सोनार होता है, सोनार करके, तो वो जो है समुद्र की गहराई में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी हो गई 6 तरंगे, अभी एक बची है, वो हम आपको इसके बाद बताएं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको ये बताते हैं। फिर जो किरणें, 7 किरणों, मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा और तरंगदैर्ध्य को बढ़ते क्रम में, आवृत्ति के बढ़ते क्रम या घटते क्रम सब आपको बता देंगे, ताकि इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन बचने ना पाए। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमारी लास्ट तरंग बची है रेडियो तरंगे, है ना। देखिए रेडियो तरंगे क्या होती हैं। तो रेडियो तरंगे, इसका नाम है रेडियो तरंगे। जो आपकी टीवी होती है, जिसको आप वहां टीवी चल रही है, आप रिमोट से उसको क्लिक कर रहे हैं, वो चल रही है ना, तो इसमें इन सब चीजों में रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इनकी आवृत्ति 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁴ मीटर होती है तथा इनका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचरण में किया जाता है ना, टीवी को चलाने में किया जाता है। देखिए अब इसकी ट्रिक मैंने क्या लिखा है, इसकी ट्रिक मैंने बहुत ही शानदार आपके लिए लाई है, देख लीजिए ट्रिक। गाय पद असुर, है ना, गा से हो जाएगा गामा किरणें, ए से हो जाएगा एक्स किरणें या एक्सरे, है ना, पा से हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, दा से हो जाएगा दृश्य किरणें, आ से हो जाएगा अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरणें, सा से हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे और रा से हो जाएगा रेडियो तरंगे। देखिए मैं आपके लिए इतनी जबरदस्त ट्रिक लाया हूं, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे चैनल को शेयर करेंगे, है ना, और आप भी हमारे चैनल से पे बने रहेंगे और दूसरे लोगों को हमारी वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर क्या है, देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक बहुत ही सीक्वेंस में लिखा है, आपके लिए सीक्वेंस में है। सबसे पहले गामा किरणें, फिर एक्सरे, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो तरंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इन तरंगों को आवृत्त या तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखे। तो देखिए अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम लिख देंगे। देखिए भाई ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग बढ़ेगी लेकिन आवृत्ति घटेगी। जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम, और जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, ये याद रखना है ना। इसलिए मैंने देखिए लिखा है यहाँ पर तरंगदैर्ध्य का मैंने बढ़ता क्रम लिखा है और यहाँ पर मैंने आवृत्ति का घटता क्रम लिखा है। मतलब सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसी होगी, गामा किरणों की, तो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति घटता क्रम किसका होगा। देखिए अगर इसका जो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा इसका रेडियो तरंगों का, तो आवृत्ति सबसे कम किसका होगा, रेडियो तरंगों का, है ना। तो ये आप देख सकते हैं भाई, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा, है ना। अगर इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया। मैंने एरो यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक। मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बता दिया और उनके उपयोग के बारे में, और कोई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने उन सबको मैंने जैसे समझाया है आपको अच्छे से समझ लेना है। और अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में
प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर चैनल में आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो आपको वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, तभी तो आप तक पहुंचेगी, है ना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।